अर्थ के स्रोत कितने हैं जी? वैश्यों की जीविका जो है वो सब अर्थ के स्रोत हैं या नहीं? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, किसानों की दुर्दशा समझ लीजिए, अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं। कृषि, अर्थ के स्रोत कृषि गौरक्ष वाणिज्य। कृषि की दुर्दशा देख लीजिए, किसानों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होने की स्थिति है या नहीं? किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? इस पर केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्रों को विचार करना चाहिए। गौरक्ष, गोवंश का परिपालन, गोवंश का संहार हो रहा है या गोवंश का परिपालन? यहाँ मान्य उच्चतम न्यायालय को मैं भी, क्योंकि मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ऊंचे न्यायाधीश का नाम शंकराचार्य होता है। मेरा निर्णय कहीं एक शब्द भी, मेरे निर्णय में एक शब्द भी कहीं हटाया नहीं जाता है। जहाँ भी जाता है हमारा निर्णय, वहाँ संशोधन परिवर्तन नहीं होता, हमारा भी न्यायालय होता है। और जिन जिन देशों में कलकत्ता हाई कोर्ट ने हमसे मांगा, हम लोगों के निर्णय में कहीं संशोधन परिवर्तन नहीं होता। एक समस्या थी रथ यात्रा की, श्री जगन्नाथ मंदिर परिचालना समिति के अनुरोध पर हमने निर्णय दिया। उस निर्णय के विरोध में कोई महानुभाव पंडे पहुंच गए हाई कोर्ट। कटक उच्च न्यायालय ने कहा शंकराचार्य का निर्णय है, न कोर्ट को, न्यायालय को, न उड़ीसा सरकार को अधिकार है कि निरस्त करे। कोर्ट का, सुनिए, कोर्ट का निर्देश है कि उड़ीसा सरकार शंकराचार्य के निर्णय को ज्यों के त्यों माने। हम क्या संकेत करना चाहते हैं? मेरे पास सूची है, अभी आ गई है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में 300 गोभक्त, जिनमें मिलिट्री और पुलिस के जवान भी हैं, उनको गोहत्यारों ने मारा है अब तक हिंदी भाषी क्षेत्रों में। और प्रचार क्या किया जा रहा है कि गोभक्त मार रहे हैं उनको। उल्टी बात। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो मेरे पास से कम 300 व्यक्तियों का प्रमाण लीजिए। और मैं एक और संकेत करना चाहता हूँ, 15-20 मिनट में प्रवचन को विराम भी देना चाहता हूँ। बहुत एक विचित्र तथ्य है। क्या तथ्य है? गोवंश, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो सबकी आंखें खोल दी, आदित्यनाथ योगी जी ने। आते ही सबसे पहले क्या कदम उन्होंने उठाया मालूम है? 5-4 कट्टी खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके ऊपर विपत्ति के बादल टूट पड़े। उन्होंने क्या सफाई दी? उन बूचर खानों को मैंने बंद किया जिनको लाइसेंस प्राप्त नहीं था। सीधा हो गया ना, देश की पोल पट्टी खुल गई ना विश्व के सामने कि बूचर खाने भी स्वतंत्र भारत में वैध और अवैध होते हैं। समझ गए ना? आंखें खुल गई ना, पूरे देश के सामने भारत नंगा हो गया या नहीं? स्वतंत्रता के बाद भारत वह देश है जहां बूचर खाने के भी 2 भेद हैं, वैध और अवैध है। माने वैध बूचर खाने का अर्थ क्या हुआ? गोहत्या का केंद्र, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त। अवैध बूचर खाने तो अवैध हैं ही। इसका अर्थ क्या होता है? गोरक्ष, अर्थ का स्रोत गोवंश, उनको भी गाजर मूली की तरह कटवाया जाता है, दूषित किया जाता है जर्सी सांड आदि के माध्यम से। उनकी प्रजाति का उच्छेद किया जाता है। जबकि विदेश गोवंश, देसी भारत नस्ल की जो गायें हैं, उनकी उपयोगिता पर अनुसंधान कर रहा है। वाणिज्य की बात मैंने कह दी। देश को दरिद्र बनाने के लिए वाणिज्य का काम चल रहा है। देश को समृद्धि बनाने के कोई प्रकल्प ही भारत में नहीं है। सेवा के प्रकल्प भी हमारे अपने नहीं। हम कैसे माने कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश है? न शिक्षा पद्धति हमारी अपनी है, नीति अध्यात्म विहीन देहात्म भाव भावित शिक्षा पद्धति के द्वारा
देश का कल्याण कैसे हो सकता है? रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, न्यायिक संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं है, सेवा के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, तो बबूल का पेड़ बो के आम का फल कैसे मिल सकता है जी? सीधी बात है। इसलिए कुछ भी हमारे पास अपना नहीं है, जबकि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो सिद्धांत है, न केवल दर्शन बल्कि विज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से विचार करें तो सर्वोत्कृष्ट है। विश्व को अर्थशास्त्र किसने दिया? धर्मशास्त्र किसने दिया? नीति शास्त्र किसने दिया? मोक्ष शास्त्र किसने दिया? चिकित्सा का विज्ञान किसने दिया? वास्तु का विज्ञान किसने दिया? न्याय का स्वरूप किसने दिया? शासन की प्रणाली किसने दी? शून्य और एक का विज्ञान किसने दिया? जिसने दिया उसी का नाम वैदिक वाङ्मय, वेद और वैदिक महानुभाव। इसलिए स्वतंत्र भारत में भी जब हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, अगर हम दो वाक्य में कहना चाहें, दो टूक शब्दों में, अंग्रेजों की कूटनीति के कारण दिशाहीन किया हुआ भारत तब तक सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक अंग्रेजों की कूटनीति पर पानी फेरने में हम समर्थ न हो। दो उदाहरण मैं देता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या? सुनिए, पोप महोदय उनके सार्वभौम रिलीजन, पंथ या मजहब के गुरु हैं या नहीं? और जिस शहर में पोप महोदय रहते हैं उसको राष्ट्र की संज्ञा है या नहीं? पोप महोदय केवल रिलीजन, पंथ या मजहब के सार्वभौम गुरु ही नहीं, राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष भी हैं या नहीं? जबकि उनके यहाँ आचार्य परंपरा नहीं थी, वैकल्पिक परंपरा को भी स्थिर रखकर उन्होंने पोप महोदय को सम्मान दिया है। और भारतवर्ष में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का सचमुच में आविर्भाव काल क्या है? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व। चारों आध्यात्मिक धार्मिक राजधानियां थीं और शासकों पर शासन करने का अधिकार शंकराचार्य को प्राप्त था। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना का दायित्व शंकराचार्यों को प्राप्त था। स्वतंत्र भारत में राजनेता को वह दायित्व दिया गया, आध्यात्मिक मनीषी के रूप में राजनेता ख्यापित किए गए। चाहे गांधी जी हों, चाहे विनोबा जी हों, और आजकल कौन है भारत के सार्वभौम धार्मिक मनीषी, आध्यात्मिक मनीषी? माननीय दलाई लामा जी। इसका अर्थ क्या है? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। सनातन परंपरा के कोई गुरु भारत को सुलभ न हो, पंथाइयों से, राजनेताओं के यंत्रों से देश पट जाए ताकि इनके पास आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही विलुप्त हो जाए। अंग्रेजों की कूटनीति है या नहीं? आप अपने यहाँ पोप जी की गद्दी पाल के और पोप जी को पाल के रखे हो, और हमारे यहाँ शंकराचार्यों की गद्दी को नष्ट करने के लिए, दिशाहीन करने के लिए कितने षड्यंत्र। मुझे तो 25 साल इस पद पर हो गए, वसंत पंचमी को 26वां साल होगा पूरा। एक दिन भी मैं जहाँ पर हूँ उस पद पर टिकना कठिन है। मेरा दोष क्या है? जब तक आप किसी राजनीतिक पार्टी के दूत नहीं बनेंगे, उनके द्वारा जूठे नहीं किए जाएंगे, आपको कुछ भी हम यातना दे सकते हैं और यातना देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब राजनेताओं के खिलौने बन करके शंकराचार्य काम करें, यह इतना दबाव डाला जाता है। अभी उड़ीसा सरकार ने पागलपन क्या किया, अब वो संभल रही है, ऐसा सुना है मैंने। गिने चुने एकड़ में, 4-5 एकड़ में तो मठ, उसको भी हड़प लिया। जगन्नाथ जी की और संपत्ति है, आपकी कुछ है ही नहीं। धीरे धीरे इन लोगों का प्रयास ये है कि शासन तंत्र जिसको शंकराचार्य नियुक्त करेगा वो शंकराचार्य होगा। समझ गए? इसका अर्थ क्या होता है? व्यासपीठ भी दिशाहीन शासन तंत्र के द्वारा नियंत्रित हो। सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के कारण
सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के कारण दिशाहीनता भारत में राजनीति का पर्याय है। अच्छा, दूसरी ले लीजिए अंग्रेजों की कूटनीति। अपने यहाँ विक्टोरिया से भी अधिक समय से एलिजाबेथ को पाल के रखा है या नहीं, महारानी के रूप में। अपने यहाँ किसी न किसी अंश में राजतंत्र को पाल के रखा अंग्रेजों ने, और हमारे यहाँ 70 वर्ष पहले ही विदा कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। इसका अर्थ क्या है? तुम अपने यहाँ राजगद्दी को पाल के रखे हो, व्यासगद्दी को पाल के रखे हो, तुम्हारे लिए 21वीं शताब्दी में ये वरदान है और भारत के लिए अभिशाप है। कूटनीति की पराकाष्ठा हो गई या नहीं? आगे आपको बहुत आगे भी बढ़े हुए हैं प्रभात जी, आगे भी आपको बहुत बढ़ना है ऐसा लगता है, नहीं तो भाग ही गए होते हमारा प्रवचन सुनकर। सुनिए, भीष्म जी के बाद और 5-7 मिनट में प्रवचन भी विराम देता हूँ। मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण होना चाहिए, शिक्षाविद, न्यायविद, राष्ट्र को सही दिशा देने में समर्थ 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय होना चाहिए, रक्षा की व्यवस्था संतुलित रहे, चरमरावे नहीं। 8 क्षत्रिय, जुकाम का बहाना लेकर वहाँ से भाग ना जाए सीमा से। 8 क्षत्रिय होना चाहिए, 21 वैश्य होना चाहिए, अर्थव्यवस्था संतुलित रहे। 21 वैश्य होना चाहिए, 10 पीढ़ी के लिए, 21 पीढ़ी के लिए धन बटोरने वाला नहीं। राष्ट्र में आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक आर्थिक विषमता न पले, सभी स्वावलंबी हों, इसके लिए 21 वैश्य। सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के प्रकल्प समुचित रीति से बने रहें। 3 शूद्र और 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत, 4 नीचे 4 ऊपर, बीच में 8 और 21। कैबिनेट मंत्री 7 होने चाहिए, उसमें भी। इसका मतलब क्या है? कौन सा पक्षपात था? इतनी बढ़िया सुसंगत व्यवस्था थी सज्जनों। तो हमने यह कहा कि देश कहाँ जा रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का कोई भी ऐसा शासन तंत्र मुझे नहीं दिखाई पड़ता जो भारत के हित में उपयोग करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता के बाद से अब तक, सुन लीजिए फिर से, भारत की मेधा शक्ति को दिशाहीन किया गया है। हम लोगों की मेधा शक्ति का उपयोग करने का भारत में बल नहीं है, लेकिन भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति अन्य देशों को बुलंद किए हुए है, समृद्ध बनाए हुए है। परंतु भारत में क्या ऐसी क्षमता है कि अपनी इन 4 शक्तियों का भारत के हित में उपयोग कर सके? भारत की मेधा शक्ति बिकती है। ओबामा जी के अगर 11 चिकित्सक थे तो उसमें 9 थे भारतीय परंपरा के। भारत की मेधा शक्ति अपने देश में विदेशी कंपनी में बिक जाती है या बाहर जाके बिक जाती है। भारत की मेधा शक्ति का भारत में उपयोग है ही नहीं। भारत की रक्षा शक्ति का उपयोग भारत के हित में है ही नहीं। भारत की वाणिज्य शक्ति का उपयोग भारत में भारत के हित के लिए है ही नहीं। भारत की श्रम शक्ति का उपयोग, जैसे बिहार ले लीजिए, मेधा शक्ति के धनी, श्रम शक्ति के धनी, और जो ये मोदी जी ने जो कुछ काम किया था सीमा पर, उसमें कौन थे? जी बिहार के सैनिक थे या नहीं? गुप्त रीति से पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जो काम किया, उधर कौन थे? कश्मीरी। इधर कौन थे? बिहार के। बिहार की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, श्रम शक्ति, किसी अंश में वाणिज्य शक्ति, लेकिन बिहार की सरकार जो भी बने, बिहार की इन 4 शक्तियों का उपयोग बिहार के लिए कभी हुआ है क्या? एक नमूना है। ऐसे ही भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का उपयोग भारत के हित में करने की क्षमता शासन तंत्र में है ही नहीं। इसलिए हमने संकेत किया कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इन सब विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है। और अंत में सज्जनों, आवश्यकता क्या है? वेद सम्मत विज्ञान का आश्रय लेकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें। आज पूरे विश्व में वेद विहीन विज्ञान के आधार पर विकास को क्या किया गया है? परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है। पूरा विश्व, मुझे पूरे विश्व की सूचना है, फाइल कोई नहीं है,
समझ गए? कोई फाइल नहीं कि जहाँ लिखा हो। पूरे विश्व की सूचना मेरे पास रहती है। क्या रहती है? कि भारत का अनुगमन करने के लिए पूरा विश्व तैयार है। एक उदाहरण दे देता हूँ। भारत में संस्कृत के जो विद्वान सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते, नासा उनको ले लेता है। उनके मस्तिष्क की जो उपज होती है, नासा अपनी मुहर लगा देता है। समझ गए? हमारी मेधा शक्ति का उपयोग भारत में होता नहीं। हमारी मेधा शक्ति तिरस्कृत होकर के विदेशों में पहुंच जाती है। नासा जैसे वैज्ञानिक संस्थान हमारी मेधा शक्ति का उपयोग करके उस पर मुहर लगा देते हैं। अंत में क्या होता है? मस्तिष्क हमारा होता है और छाप मुहर वहाँ की। इसलिए बहुत ही सूझबूझ के साथ राष्ट्र को चलाने की आवश्यकता है। और 2 बिंदु देकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। भले ही अन्यत्र धैर्य का विलोप हो रहा हूँ, लेकिन आपके धैर्य की अवश्य सराहना है कि इस प्रकार का प्रवचन सुनने के लिए भी आप धैर्य का त्याग नहीं कर रहे हैं। यद्यपि आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी प्रवचन होता है। जो नए व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरा प्रवचन नहीं सुना, लेकिन भारत में स्वस्थ क्रांति के लिए 2 बिंदु देता हूँ। इसी से राजनीति का शोधन होगा। और आप नहीं करना चाहें तो प्रकृति शोधन कर देगी, तो कर रही है। इधर भी ध्यान दीजिए। एक गंगा जी को लेकर, आप थे या नहीं देहरादून में? आप थे। बंद कमरे में गोष्ठी हुई। हम थे। केदारनाथ की घटना के 15 दिन पहले। केदारनाथ की घटना सुननी हो तो अश्विनी चतुर्वेदी जी बहुत बढ़िया ढंग से बताते हैं। वो फंसे हुए थे उस घटना में। रुड़की विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से मैंने कहा अपना भाव व्यक्त करो। बांध परियोजना, नहर परियोजना, विद्युत परियोजना, सुरंग परियोजना के कारण गंगा की क्या दशा है। उन्होंने कहा कि ये सब योजनाएं देश के हित में हैं। फिर मैंने जब विचार व्यक्त किया तो उन्होंने कहा देश का हित में है। फिर एक सरदार जी थे, ठेकेदारों के यहाँ मैनेजर। उनसे कहा हमने, पाई जी तुझसे प्रेम नाल दसो, प्रेम पूर्वक आप कहिए हीरा कुंड है ना उधर, हीरा कुंड को लेकर ये सारी योजनाएं क्रियान्वित हों तो कैसा रहे। जो आप लोग गंगा जी को लेकर कर रहे हैं, महाराज मैं समझ गया, सब कुछ अनुचित हो रहा है। अब एक शर्मा जी थे, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। शर्मा जी ने क्या कहा, सब कुछ गलत किया हम लोगों ने, पहले नहीं मालूम था गलत हुआ, हम तो नौकरी करते हैं, ठेकेदार तो दक्षिण के हैं। अब की बात सुनने पर लगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हिंदुओं में हमें चुनौती देने की क्षमता कहाँ है। समझ गए? हिंदुओं में हमें चुनौती देने की क्षमता कहाँ है। शर्मा बोल रहा है। तो मैंने क्या संकेत किया उससे मालूम है, जरा मुझे उत्तराखंड से निकलने दो, फिर क्या होता है देख लेना। हिंदू किसको कहते हैं समझ में आ जाएगी बात। बहुत से हिंदुओं के संस्थान भी मुझको बीच बीच में चुनौती देते हैं। क्या देते हैं? अरे क्रांति लानी है तो हमारा अनुगमन कीजिए, हम तो हिंदू हैं ही। नहीं समझते। इस बात को गहराई से सुनिए। मैंने कहा जरा उत्तराखंड से मुझे निकलने दो, हिंदुत्व का परिचय लग जाएगा। जिसके साथ तुम अन्याय कर रहे हो वो भी हिंदू है। सृष्टि की संरचना जिस विज्ञान के द्वारा होती है, उस विज्ञान के जितने पक्षधर हैं सबका नाम हिंदू है। ध्यान नहीं गया? भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है, और प्रकृति के परिकर का नाम आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ये सब के सब जिस सिद्धांत का अनुगमन करते हैं वो आर्य, सनातन, वैदिक, हिंदू सिद्धांत है। मंदाकिनी की 2 धाराओं में एक धारा लुप्त हो गई थी। मंदाकिनी ने अपने दोनों धाराएं बना दी या नहीं? मंदाकिनी में खंभे डाल डाल के 3-3 मंजिल के होटलें, सबको क्या कर दिया जी?
अध्यादेश के बिना ही मंदाकिनी ने सब खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या है? मैं आगे के लिए संकेत करता हूँ, भारत सावधान। एक बार बटाला में मुझसे निकल गया, पंजाब में 24 घंटे पहले निकला। भारत के विरोध में पाकिस्तान को प्रश्रय देने वाले अमेरिका, इंग्लैंड, तुमको गुरुदक्षिणा मिलने वाली है। 24 घंटे के अंदर ही वो 110 मंजिल के भवन को ढा दिया गया। समझ गए ना? तो मैं क्या संकेत करना चाहता हूँ? एक क्रांति मंदाकिनी ने आपकी आंखों के सामने ला के दिखा दिया या नहीं? गंगा जी ने कह दिया मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरा यह भी एक स्वरूप है। आगे मैं कहता हूँ, जब मनुष्य स्वस्थ क्रांति करने से कतराते हैं, पीछे हटते हैं, तो होता क्या है? बेन के शासनकाल में जितने सज्जन थे, दाने दाने के लिए मुहताज थे। अभी भी कहने में मुझे बहुत संकोच लगता है। मैं नागालैंड भी गया हूँ शंकराचार्य होने के बाद। वृक्ष के छाल खा के बिजली की रोशनी में पतंगे जो आ जाते हैं, उनको मुंह में डाल करके व्यक्ति पेट भरने के लिए बाध्य है। आर्थिक विषमता की पराकाष्ठा, धनी होते जा रहे हैं। गरीबों का आंसू पोंछने वाला कोई नेता ही नहीं रह गया है। मानो कुछ भी नहीं है गरीबों के पास, तो गरीबी के अलावा कुछ उपहार ही नहीं है। ये कोई शासन तंत्र होता है? सज्जन दाने दाने के लिए मुहताज थे, क्रांति करने वाला कोई नहीं था। बाद में क्रांति हुई, भृगु जी ने क्रांति की। लेकिन सुन लीजिए, आप क्रांति मत कीजिए, क्रांति करने वाले कोई और होते हैं। एक उदाहरण मंदाकिनी का दिया, दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। भूदेवी, पृथ्वी देवी ने, चेतन है या नहीं? बाहर से जड़ दिखती हैं, ये सब चेतन है। पृथ्वी ने क्या सोचा? सज्जन तो दाने दाने के लिए मुहताज होते हैं, अब दुर्जनों को दाने दाने के लिए मुहताज करूंगी। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। अन्न देना बंद कर दिया। पृथ्वी की स्थिति वही हो रही है अब धीरे धीरे। अन्न देना बंद कर दिया। सज्जन नोटों के बंडल खाते, हीरे जवाहरात खा करके, सोने के मुद्रा खा करके जीवित रहते, वो भी दाने दाने के लिए मुहताज हो गए। इसका अर्थ क्या होता है? जब हम पृथ्वी के प्रति, पानी के प्रति, प्रकाश के प्रति, पवन के प्रति न्याय नहीं देते, ये कुपित होकर हमारा नाश कर देते हैं और ये अपने न्याय का मार्ग निकाल लेते हैं, न्याय का मार्ग निकाल लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा सज्जनों, बहुत कुछ विस्फोटक स्थिति प्रकृति में बन रही है। हम लोगों को शास्त्रों के द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि के प्रभाव से लगता है बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है, क्योंकि ऊर्जा के चारों स्रोतों को हमने महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग करके विकृत, दूषित और कुपित कर दिया है। महानगर में हम लोग हैं। महानगर की महिमा 2-4 वाक्यों में कह दूं। महानगर किसको कहते हैं? ना शुद्ध मिट्टी की पहुँच ना हो, शुद्ध मिट्टी से परहेज हो। परहेज है, अब पहुँच नहीं है, बात ठीक है ना? ना शुद्ध जल की पहुँच ना हो, अशुद्ध जल से परहेज हो। समझ गए? बोतल का जल हमने कहा था, 15 दिन बाद वो आ गया। बाद में वैज्ञानिक कहेंगे बोतल का जल मार देगा। क्या? थोड़े दिन ये व्यापार चलने देते हैं, बाद में कोई ना कोई उस पर टिप्पणी कर देता है, ये बोतल का जल मार देगा, ये सड़ा हुआ जल है, जीवनी शक्ति इसमें नहीं है। महानगर किसको कहते हैं? जहाँ शुद्ध जल की पहुँच न हो, शुद्ध जल से परहेज हो। पिप्सी पी लो, कोका कोला पी लो, ये पी लो। महानगर किसको कहते हैं? जहाँ शुद्ध तेज की पहुँच न हो, शुद्ध तेज से परहेज हो। एसी में बंद रहो, एसी में न प्रकाश चाहिए शुद्ध, न पवन चाहिए शुद्ध। महानगर किसको कहते हैं? शुद्ध पवन की पहुँच न हो, शुद्ध पवन से परहेज हो। महानगर किसको कहते हैं? प्रचुर आकाश की पहुँच न हो, प्रचुर आकाश से परहेज हो। महानगर किसको कहते हैं? शुद्ध संकल्प और विकल्प से परहेज हो। महानगर किसको कहते हैं? शुद्ध निश्चय से परहेज हो। महानगर किसको कहते हैं? शुद्ध गर्व से परहेज हो। गर्व से कहें हम हिंदू हैं ना, नहीं कहेंगे। महानगर किसको कहते हैं? शुद्ध स्मृति से परहेज हो। महानगर किसको कहते हैं? जहाँ शुद्ध शब्द नहीं, शुद्ध स्पर्श नहीं,
शुद्ध रूप नहीं, शुद्ध रस नहीं, शुद्ध गंध नहीं और विशुद्ध मुस्कान भी नहीं। वो जो गायिका है ना महाराष्ट्र की, क्या है, हाँ क्या नाम? अरे वो बहुत प्रसिद्ध हैं, लता मंगेशकर जी ने कहा ये जो अमिताभ बच्चन है कोई, अभी वो कौन है ये सिनेमा वाले, कि उनकी पत्नी मेरे मुख की ओर देखती रहती थी। मैंने सोचा क्यों देखती है ये जो लता मंगेशकर, उत्तर क्या दिया, मेरे मुस्कान की नकल करने के लिए। इसका अर्थ क्या है, महानगर किसको कहते हैं, जहाँ शुद्ध मुस्कान ना हो, जहाँ शुद्ध मनोभाव ना हो, यही ना। और महानगर किसको कहते हैं, महानगर उसको कहते हैं जहाँ संयुक्त परिवार की पहुंच ना हो, और जहाँ संयुक्त परिवार की पहुंच ना हो, संयुक्त परिवार का विलोप हो जाए, वहाँ कुल वधू, कुलाचार, कुल देवी, कुल गुरु, कुल पुरुष, कुल देवता, ये शेष रहेंगे क्या? कुल गुरु नहीं, कुलाचार नहीं, कुल देवी नहीं, कुल देवता नहीं, कुल वधू नहीं, कुल वर नहीं, तो महानगर किसको कहते हैं? जहाँ मनुष्य को भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन बना के छोड़ दिया जाए, अर्थात मानव जीवन की अपूर्वता का अपहरण कर ले, केवल मशीन बना के छोड़ दिया जाए। एक चुटकुला सुनाते हैं। एक व्यास थे, कहाँ के, ये गुड़गांव के, बहुत बड़े इंजीनियर फैक्ट्री वाले। वो कार उनकी थी, बम्बई में मैं जा रहा था, वो विनोदी थे। महाराज इंडिया गेट दिखा दूँ, चौपाटी दिखा दूँ? हमने कहा विनोद का संबंध है हमारा तुम्हारा? महाराज बुरा मत मानो, जरा मैं विनोदी हूँ, कहना क्या चाहते हो? महाराज मैं कहना यह चाहता हूँ, ये जो सूटेड बूटेड व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहे हैं मुंबई में समुद्र के तट पर चलते हुए, कौन है मालूम है? हमने कहा ना, ये मैन से मशीन बनाए गए, और आपको मैंने परख लिया कि आप व्यापारी नहीं हैं। जैसा आप बोलते हैं उससे तो व्यापार आपको क्या, बम गोले भरे मिल जाए, नोटों का बंडल तो मिल नहीं सकता। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप जैसे महान भाव बम्बई में पाँव न रखें, अच्छा, और रख ही दें तो फिर क्या कहा, मैन से जो मशीन बना दिए गए हैं, उन मशीनों को फिर से अगर मैन बना सकते हों तो बम्बई आइए, नहीं तो आप बम्बई को दूर से नमस्कार कीजिए। अब लीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ? मानव जीवन की अपूर्वता, जिसलिए मानव जीवन हुआ, पशुवादी शरीरों में रहकर जिस प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती, देवता बन के भी जिस प्रयोजन की सिद्धि सुगमता पूर्वक नहीं हो सकती, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद जिस शरीर में रह के हो सकता है, मानव जीवन की अपूर्वता का ही विघातक महायांत्रिक युग है। उसी ढंग से भारत की संरचना हो रही है। अंत में सज्जनों, आप लोग आपस में विचार कीजिएगा, पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं, द्रुत गति से सबका नाश हो रहा है। गोवंश, गोभिर, विप्र, सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभ व्यक्ति, द्रुत गति से इनका नाश क्यों हो रहा है? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति विशेष रह जाए, संभव नहीं है। मेरा वाक्य लिख लीजिएगा। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के नादान बच्चे मनुस्मृति जलाते रहते हैं। मनु का एक वाक्य, अगर एक वाक्य नहीं, एक वाक्यांश भी उनके हृदय में पहुंच जाए तो आंखें खुल जाएं। महायंत्र प्रवर्तनम, मनु जी ने क्या कहा? किसी भी दिव्य वस्तु और व्यक्ति को अगर नष्ट करने की भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करो। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के चारों स्रोत विकृत, दूषित और क्षुब्ध हुए बिना रह सके, संभव नहीं है। तो हमने क्या संकेत किया? पृथ्वी के धारक सारे तत्वों का
द्रुत गति से विलोप हो रहा है। और भी बहुत सी सामग्री है, लेकिन स्वस्थ क्रांति के लिए 2 बिंदु देता हूँ। पहला, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, राजगुरु सुखदेव जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, झांसी की रानी, इन सबों के मस्तिष्क में जो स्वतंत्र भारत का स्वरूप था, उसे लाने में जिस राजनीतिक दल और राजनेता की आस्था हो, वही भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत हो। फिर से सुनिए, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, झांसी की रानी, शिवाजी, इन सब देशभक्तों के मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप था, उसे लाने, प्रतिष्ठित करने में जिस राजनीतिक दल और राजनेता की आस्था हो, भारत में उसी राजनीतिक दल और राजनेता को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो। दूसरी बात, सन 1840 तक काबुल, गांधार, आज की भाषा में अफगानिस्तान के शासक कौन थे? पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह जी। आगरा माने तेजो महल है, ताजमहल जानते ना, ताजमहल ऐतिहासिक चीज, तेजो महल है उसका नाम था, शिवालय था वो। उसका इतिहास देखिए, तेजो महल है, ताजमहल, कुछ और नहीं। आगरा से लेकर अफगानिस्तान तक रणजीत सिंह जी का शासन था। अंग्रेज़ों ने 1840 के बाद उसको भारत से पृथक किया, फिर बर्मा को भारत से पृथक किया, फिर श्रीलंका को भारत से पृथक किया, फिर 2 खंडों में पाकिस्तान बना दिया, जो एक आज बांग्लादेश है, एक पाकिस्तान। 1846 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेज़ों ने देश के इतने टुकड़े किए। शरद पूर्णिमा करके आ रहा हूँ वृंदावन, सब होली पर फिर जाऊँगा वृंदावन, बुरा न मानो होली है। भारत के प्रधानमंत्रियों ने 12 बार देश का विभाजन किया। अंग्रेज़ों के विभाजन का मैंने नाम ले लिया, और स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने 12 बार, अगर मैं संकोच न करूं तो 13 बार अब तक देश का विभाजन किया है। देश के विभाजन का क्रम चला जा रहा है, तो अंत में विभाजन के बाद प्राप्त स्वतंत्रता, विभाजन के बाद प्राप्त जो स्वतंत्र भारत, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए था, उस स्वरूप को क्रियान्वित करने में जिस राजनेता और राजनीतिक दल की भावना हो, उस स्वरूप को मूर्त रूप देने के लिए जो कटिबद्ध हो, उसी को भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार हो। हर हर महादेव।